नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में जहां पर हम देखने जा रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं के पेपर को। जी हाँ स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कक्षा 10वीं की परीक्षा 2 मार्च से शुरू हो रही है और जो आपका पहला पेपर है वह हिंदी विषय का है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का पूरा जो आपको 2 तारीख को पेपर देखने को मिलेगा वो लेके आ चुका हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा आपका हिंदी का पेपर देखेंगे, उसे समझेंगे और उसे कैसे सॉल्व करना है उसके पूरे उत्तर मैं आपको समझाऊंगा। और आगे इस वीडियो को मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इसी वीडियो का पार्ट 3 है। अगर आपने अभी तक ये हमारे पिछले पार्ट नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम 3 नंबर से लेके हमारे 4 नंबर के पूरे क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार का आपका पेपर आपको आपकी परीक्षा में 2 तारीख को देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ऐसे आपको पेपर देखने को मिलेगा और ऑब्जेक्टिव होगा और जितने भी 2 नंबर के क्वेश्चन थे हमने ऑलरेडी कर चुका है और हम पूरे क्वेश्चन जो आपके हैं उन्हें कलरफुल सोल्यूशन में करवा रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार का आपका सोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो शुरू के अंत तक पूरा देखना। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, हम आज के इस वीडियो में क्या देखेंगे, निम्नलिखित पद्यांश पे भावार्थ लिखिए। तो यहाँ से हमें अपना यहाँ से हम अपना पेपर शुरू करेंगे। इसके पिछले जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो में कवर कर चुका हूँ। आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो इस वीडियो को देखने के बाद वह दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ लिखिए। तो यहाँ पर पहला भावार्थ ये देखिए, ये पहला पद्यांश दिया गया है, ये दिया गया है और दूसरा उसी के अथवा में आपसे पूछा जाएगा ये। तो इनके जो आंसर है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। फिर इसी के अथवा का जो आंसर है वो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम पहले क्या करेंगे, पद्यांश देखेंगे। तो पद्यांश कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाएगा। निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। धुन सिर्फ एक है, चलने की अपनी मस्ती में गाता है। बाधा के रोड़ों से लड़ता है, वो लड़ता बन के पेड़ों से टकराता। बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मत माता। ये आपका क्या हो जाएगा, पहला पद्यांश हो जाएगा। चलिए हम इसका क्या करेंगे, भावार्थ देखेंगे। तो भावार्थ कुछ इस प्रकार आपको उसका लिखना है। इस पद्यांश में कवि वो निर्झर यानी नदी, जो निर्झर है वो एक पर्यायवाची किसका, नदी का, की स्थिति को दर्शाते हुए यौवन की उन्नति का वर्णन कर रहे हैं। नदी निरंतर आगे बढ़ रही है, इसका अर्थ है कि यौवन की उम्र में व्यक्ति निरंतर आगे बढ़ता रहता है और जीवन में उन्नति की दिशा में बढ़ता है। धुन की बात आती है तो यह धुन का अर्थ चलने की गति है, जिसमें निर्झर अपनी मस्ती में गाती है, अपनी प्राकृतिकता में सुखी होती है। वह बाधाओं का सामना करती है, परेशानियों से लड़ती है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। इस पद्यांश की यौवन की उत्कृष्टता और उन्नति की भावनाओं को व्यक्त किया गया है। या फिर हो जाएगा, पूरा भावार्थ हो जाएगा। फिर उसी के अथवा में हम अपना दूसरा पद्यांश देख लेंगे, जो है सरल काव्य सा सुंदर जीवन हम संदन बताते हो, संदन बिताते हो। तरु दल की शीतल छाया में चल समीर सा गाते हो। सरिता के निर्भय प्रवाह सा बढ़ता हो अपना जीवन, हो उसकी प्रत्येक लहर में अपना एक निरालापन। या फिर हो जाएगा, दूसरा पद्यांश हो जाएगा। फिर इसका हम भावार्थ देखेंगे। कुछ इस प्रकार आपको इसका भावार्थ देखने को मिलेगा। यह पद्यांश एक सरल और सुंदर जीवन का वर्णन करता है। आपको क्या लिखना है, ये जो पद्यांश हमने पढ़े वो एक सरल और सुंदर जीवन का क्या कर रहा है, वर्णन करता है। फिर हमें आगे देखना है, इसमें जीवन की सुंदरता को व्यक्त करने के लिए प्राकृतिक तत्वों की तुलना की गई है। यह कविता कहती है कि हम सरल और सुंदरता से भरे जीवन का आनंद उठाते हैं, जिसे तरुओं की शीतल छाया में चलने की तरह हम सहजता से अनुभव करते हैं। हमारा जीवन एक सरिता की नीरव प्रभाव की तरल होना चाहिए, जो हमेशा आगे बढ़ता है और हमें निरालापन की भावना और भरपूर बनाए रखता है। यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा भावार्थ हो जाएगा। फिर इसके बाद हम नीचे अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो हो जाएगा अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान
दिया है, ऐसा क्यों कहा गया है? 4 बिंदुओं में अपने विचार लिखिए। तो जो अमरकंटक नदी, वो अमरकंटक एक जगह है जहाँ से क्या होती है, नर्मदा प्रभाव वो मतलब कि निकलती है। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान दिया है। तो जो नर्मदा नदी वो भारत के लिए वरदान है, ऐसा क्यों बोला गया है, हमें बताना है। तो यहाँ से हम इसका क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे। अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान किया है। इस वाक्य का मतलब है नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पर्वत से हुआ है और इसने भारत को एक महत्वपूर्ण स्रोत और समृद्धि का स्रोत प्रदान किया है। नर्मदा नदी के उद्गम स्थल को विशेष माना जाता है और इसे मान्यताओं में रखा गया है कि यह नदी पावन से है और इसके जल से धारा और समृद्धि मिलती है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। जो आपको क्या है ना, एक डेफिनेशन दे रही है कि क्यों होता है और किस प्रकार जो अमरकंटक से नर्मदा निकली है वो भारत के लिए किस तरीके से लाभदायक है। फिर जो 4 बिंदु है उसमें हम विचार देखेंगे। यह 4 बिंदु में मेरे विचार है, तो आपको कुछ अपने विचार लिख सकते हैं। वैसे तो मैंने यहाँ पर एक अपने तरीके से लिख के लाया हूँ, आप चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं। जल स्रोत, नर्मदा नदी भारत के मध्य में स्थित है और इसके जल स्रोत विभिन्न राज्यों को सीरम और ऊर्जावान जल की आपूर्ति प्रदान करते हैं। धार्मिक महत्व, नर्मदा नदी के महत्व धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। कई लोग इसे पवित्र मानते हैं और नर्मदा के किनारे तीर्थ यात्रा करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा दूसरा महत्व हो जाएगा। फिर तीसरा महत्व लिखेंगे आप, प्राकृतिक संसाधन, नर्मदा नदी के जल का उपयोग खेती, नौकाएं और पानी के लिए किया जाता है जिसमें स्थानीय जनता को लाभ होता है। आत्म संरक्षण, नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर्वतीय एवं वन्य प्राणियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है और इसकी रक्षा के लिए उदाहरण है। फिर उसी के अथवा में आपसे क्वेश्चन आएगा, जो क्या आएगा देखिए। एक लोहार भरे आबादी वाले तथा शांत ग्रामीण अंचल की तुलना 4 बिंदुओं में कीजिए। तो यहाँ पर आपका उत्तर लिखना है, इस लोहार भरे आबादी वाले और शांत ग्रामीण अंचल की तुलना इस प्रकार है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जनसंख्या, एक कोलाहल भरे ग्रामीण। तो यहाँ पर मैंने शायद गलत प्रोनाउंस किया, वो कोलाहल को हमने क्या करा, हाँ लोहार कर दिया। कोहाल यानी कि एक भरी आबादी वाला क्या होता है, शहर। तो इसका हम पहला बिंदु देखेंगे, जनसंख्या। एक कोहाल भरे ग्रामीण अंचल में अधिक आबादी होती है जबकि शांत ग्रामीण अंचल में आबादी कम होती है। फिर यहाँ पर दूसरा आपका उत्तर आएगा जीवन शैली। एक कोहाल भरे ग्रामीण अंचल में जीवन अधिक गतिशील और उत्साहपूर्ण होता है जबकि शांत ग्रामीण अंचल में जीवन शांत और सामान्यतः धीमा रहता है। फिर यहाँ पर तीसरा आपका पॉइंट हो जाएगा सामाजिक संगठन। एक कोलाहन भरे ग्रामीण अंचल में अधिक सामाजिक संगठन और गतिविधियां होती है जबकि शांत ग्रामीण अंचल में सामाजिक संगठन कम होते हैं। फिर आपका चौथा हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण। शांत ग्रामीण अंचल में पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से अधिक ध्यान दिया जाता है जबकि एक कोलाहल भरे ग्रामीण अंचल में पर्यावरण संरक्षण की कम प्रवृत्ति होती है। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मरिया प्रथा ने सुकुमार की जिंदगी को किस तरह बदल दिया, अपने विचार लिखिए। तो ये इसका आंसर आपको लिखना है। मरिया प्रथा के कारण सुकुमार को खेती बेचना पड़ा। जीवन यापन का साधन न होने के कारण उसे अपना घर के गहने बेचकर पुलिस में नौकरी करनी पड़ी। कब्जा हटवाने जाने पर उसे जनता ने मार कर घायल कर दिया। इलाज का पैसा न होने के कारण शेष जीवन और कष्ट में बीता। यहाँ पे हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। फिर उसी के अथवा में आपसे क्वेश्चन आएगा, विवाह पूर्व लड़की की मायके के प्रति कैसे जिम्मेदारी होती है और विवाह पश्चात ससुराल में उसके क्या क्या दायित्व होते हैं, अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, विवाह के उपरांत लड़की चाहे बाहर काम करने जाए या ना जाए, घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर होती है। ससुराल में सास और ससुर का ध्यान रखना, उनकी सेवा करना, उन्हें समय में
समय से दवाइयाँ देना, यह सारे काम करना पड़ते हैं। यहाँ पे कुछ जगह उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसी भी लोकतांत्रिक देश में नागरिकों को जागरूक करने के लिए क्या क्या प्रयास करने होंगे? कोई 4 प्रयास लिखिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर आपको लिखना है, किसी भी लोकतांत्रिक देश में नागरिकों को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसका उत्तर आपको कुछ इस प्रकार लिखना है। ये हमने 4 पॉइंट लिखे हैं। शिक्षा प्रशिक्षण, नागरिकों को लोकतंत्र में महत्व और कामकाज समझने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर दूसरा हो जाएगा सार्वजनिक संचार माध्यम, सार्वजनिक संचार माध्यमों का उपयोग करके लोकतंत्र के सिद्धांतों और कानूनों को समझा जाइए। फिर तीसरा हो जाएगा आपका सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन, लोकतंत्र की महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देने के नागरिक सक्रियता को बढ़ाने के लिए सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। फिर चौथा हो जाएगा आपका सार्वजनिक समुदाय, जो चौथा रहेगा आपका सार्वजनिक समुदाय सेवाएं, सार्वजनिक समुदाय सेवाओं के माध्यम से नागरिकों को लोकतंत्र के अहम तत्व और कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए। यहाँ पे हो जाएंगे 4 पॉइंट हो जाएंगे, इनको आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। अगर आप ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली गूगल में जाना है, वहाँ पर सर्च करेंगे, सर्च करना है आपको सर्च करना है studysource.online। वहाँ पर हमने ये पूरा का पूरा पीडीएफ अपलोड कर रखा है। आप वहाँ पर जाके ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी स्टडी बहुत आसानी से कर सकते हैं। फिर उसी के अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, फैक्ट्री में काम करते हुए घायल दुर्घटनाग्रस्त दिव्यांग मजदूरों के प्रति मालिकों का क्या क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए? कोई 4 जिम्मेदारी लिखिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर देखिए, फैक्ट्री में काम करते हुए घायल या दुर्घटनाग्रस्त दिव्यांग मजदूरों के प्रति मालिकों की कुछ मुख्य जिम्मेदारियां निम्नलिखित होनी चाहिए। जैसे कि देखिए, सुरक्षा सुविधाएं, मालिकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि फैक्ट्री में सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध हो, जैसे कि सुरक्षित मशीनरी, सुरक्षा स्टाफ और प्रथम सहायता उपकरण। फिर दूसरा आपका हो जाएगा योग्य ट्रेनिंग, दिव्यांग मजदूरों को योग्य और सही तरीके से प्रशिक्षित करने की उचित ट्रेनिंग का व्यवस्थित और सुनिश्चित करना चाहिए। फिर यहाँ पर तीसरा हो जाएगा सामाजिक सहायता, मालिकों को दिव्यांग मजदूरों के लिए सामाजिक सहायता की सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, जैसे कि उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभ प्रदान करना। फिर यहाँ पर चौथा हो जाएगा कानूनी पालन, तो मालिकों को सभी कानून अनुसार का पालन करना चाहिए, जिससे दिव्यांग मजदूरों के लिए विशेष व्यवस्थाओं को शामिल किया जा सके। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, मीरा ने अपने आंखों में बसे कृष्ण की छवि का वर्णन कैसे किया है? अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर आएगा, मीरा ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि उनके सिर पर मोर के पंख का मुकुट है, वे पीले वस्त्र पहने हैं और गले में बेंजती फूलों की माला पहनी है, वे बांसुरी बजाते हुए गाय चराते और बहुत सुंदर लगते हैं। यहाँ पे हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। फिर उसी से अथवा में आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, गोधूली कहानी में से वे बिंदु छाट कर लिखिए जहाँ पर परिस्थिति बदलती है। तो ये आपके कुछ बिंदु देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि गास्टवी के युवक ने कहा, आपका मूड भी अच्छा हरिगेज नहीं होता यदि आप मेरी तरह असहाय होते। फिर गॉट्स्वी ने दार्शनिक दंट से कहा, मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले एक विदेशी राजधानी में मैंने भी ऐसा ही किया था। फिर यहाँ पर तीसरा जो आपका फिर से कि यहाँ पर बिंदु आए है, बात तो ठीक है, किंतु आपकी कहानी का सबसे कमज़ोर मुद्दा है कि आप वह साबुन की टिकिया नहीं पेश कर सकते। फिर यहाँ पर चौथा आया, क्या आपका कुछ खो गया है? उसने सहानुभूति से पूछा। द्वित्व ने कहा, हाँ, साबुन की टिकिया। यहाँ पे हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। फिर इसके आगे आपका प्रश्न 16 आ जाएगा, जो है क्या है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश का उचित अध्ययन पर पूछे गए प्रश्नों के
किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपका पूरा गद्यांश देखने को मिलेगा। इसे आपको अच्छे से क्या करना, पढ़ना है और ये इनके क्या है आपको वो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जैसे उपयुक्त गद्यांश की उचित शीर्षक लिखिए। त्यौहार किससे प्रभावित होते हैं? त्योहारों का जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ता है? और हम प्रगति की ओर कैसे बढ़ सकते हैं? त्योहारों के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उल्लास का संधि विच्छेद कीजिए। तो ये क्या हो जाएंगे आपके पूरे 6 प्रश्न हो जाएंगे, इनमें से आपको वही 5 करना है। तो आप ये क्या करेंगे, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप खुद से ये पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, जाइए गूगल में सर्च कीजिए studysource.online, वहाँ पर आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ से आप ये पूरा का पूरा क्या कर सकते हैं, अपठित गद्यांश को कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका प्रश्न क्या बोलते हैं 17 जाएगा। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 250-300 शब्दों में सार्वजनिक निबंध लिखिए। जैसे कि मोबाइल क्रांति, महंगाई की समस्या और निदान, छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल, स्वच्छ भारत जीवन में खेलों का महत्व। ये क्या हो जाएंगे आपके पूरे 17 के हो जाएंगे प्रश्न। वो 17 प्रश्न में आपको निबंध लिखना रहेगा। तो आपको ये निबंध ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप आसानी से कहीं से भी देख सकते हैं। या चाहे तो studysource.online में हमने भी कई सारे निबंध डाले हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आप प्रश्न 18 देखेंगे, जो है आपके लिए सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के कक्षा 10वीं के बोर्ड परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए एक आवेदन लिखिए। तो आपको यहाँ पर एक निबंध बोल रहा हूँ मैं, आवेदन पत्र लिखना है, जो इसके अथवा में आपसे पूछ लिया जाएगा अपने पिता को एक पत्र लिखिए जिसमें एक उच्च पुस्तकें खरीदने के लिए 500 रुपये भेजने की प्रार्थना की गई हो। आपको पत्र और आवेदन पत्र लिखना है। ये आपके 5 नंबर के लिए आएगा। और ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो आपका क्या होगा निबंध, वो आपको 8 नंबर के लिए पूछा जाएगा। और जो आपका अपठित गद्यांश है वो भी 5 नंबर के लिए आएगा। तो ये आप खुद से देख सकते हैं। अगर आपसे नहीं बनता तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा। वैसे तो ये हमारा पार्ट 3 एक लास्ट वीडियो था हिंदी के पेपर के ऊपर, मगर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि इन्हें कैसे करना है, या कौन से एप्लीकेशन आवेदन पत्र आपको परीक्षा में देखने को मिलेगी, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में।